कौन किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान पाकिस्तान को? यह सवाल आज पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। यह तो तय हो चुका है कि अब दोनों पड़ोसी देशों ने एक दूसरे के खिलाफ ओपन वॉर यानी खुली जंग का ऐलान कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगान तालिबान के 22 मिलिट्री ठिकानों को हवाई हमलों से नेस्तनाबूद कर दिया है और 274 लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं दूसरी ओर अफगान तालिबान पूरे दमखम से दावा कर रहा है कि उसने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले किए हैं और उनके लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है। दोनों तरफ से दावों की पलटवार की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या दक्षिण एशिया में एक नई विनाशकारी जंग शुरू हो गई है। इसका अंजाम क्या होगा? कागज पर लिहाज से ज्यादा ताकतवर दिखने वाला परमाणु संपन्न पाकिस्तान क्या इस जंग में 20 साबित होगा या फिर 20 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी फौज को छकाने और थकाने वाला तालिबान एक बार फिर अजेय साबित होगा? नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड का अंतर्राष्ट्रीय मामलों और कूटनीति पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम देश विदेश। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इस युद्ध की पूरी क्रोनोलॉजी, इसके ऐतिहासिक कारण और भविष्य के खतरनाक परिणामों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दावों और पलटवार की जमीनी हकीकत, इस लड़ाई के अचानक भड़कने और ओपन वॉर तक पहुंचने के पीछे दो अलग अलग नैरेटिव हैं, एक इस्लामाबाद का और दूसरा काबुल का। सबसे पहले आज के ताज़ा हालात की बात करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ आधिकारिक तौर पर एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका सब्र अब टूट चुका है। अफगानिस्तान पर आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने का सीधा आरोप लगाते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक यानी हक के लिए गुस्सा इसको लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में हवाई और जमीनी दोनों तरह के सैन्य कार्रवाइयां शामिल हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों और सीमावर्ती इलाकों जैसे काबुल, कंधार, पतिक्का, खोस्त और नरसंहार के मिलिट्री और कम्युनिकेशन ठिकानों पर भारी बमबारी की है। इस भीषण लड़ाई में नुकसान को लेकर दोनों ओर से बड़े दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी के अनुसार उनके एयर स्ट्राइक में अफगान तालिबान के 274 लड़ाके मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि उसने तालिबान के 27 सैन्य पोस्ट तबाह कर दिए हैं और 80 से ज्यादा टैंकों और तोपों को कबाड़ में तब्दील कर दिया है। इसके ठीक उलट अफगान तालिबान ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने पाकिस्तान का एक अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया है। इसके समर्थन में तालिबान के रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक्स पूर्व में ट्विटर हैंडल से एक मलबे का वीडियो भी जारी किया गया है। बात सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रही। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनकी एयरफोर्स ने ड्रोन के जरिए इस्लामाबाद के फैजाबाद और नौशेरा के अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। हालांकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने फौरन सफाई देते हुए कहा कि अफगान लड़ाकों ने ड्रोन हमले की जुर्रत जरूर की थी, लेकिन पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें हवा ही में ही खाक कर दिया और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। एक बार इस भिड़ंत की क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। चिंगारी से शोले तक का सफर आखिर कैसे तय हुआ, यहां तक की नौबत कैसे पहुंची? इसके लिए हमें कुछ दिन पीछे चलना होगा। पाकिस्तान का कहना है कि उसका यह बड़ा ऑपरेशन 26 फरवरी को अफगान तालिबान द्वारा किए गए हमलों का सीधा जवाब है। 26 फरवरी को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की 12 अहम सीमा चौकियों पर अचानक धावा बोल दिया। काबुल के रक्षा मंत्रालय ने उस वक्त दावा किया था कि उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, 2 हेडक्वार्टर और 19 चेक पोस्ट पर कब्जा जमा लिया है और कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा
बंदी बना लिया है। इस झड़प में तालिबान ने अपने 8 लड़ाकों के मारे जाने की बात कबूली थी। पाकिस्तान ने इन दावों को सिरे से खारिज किया। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि यह हमला बिना किसी उकसावे के था, जिसमें उनके 2 सैनिक मारे गए। लेकिन कहानी में एक और पेच है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि उनकी 26 फरवरी की कार्रवाई दरअसल 22 फरवरी को पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों का बदला थी। 22 फरवरी को पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बम बरसाए थे। पाकिस्तान का तर्क था कि वह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों को निशाना बना रहा है और इसमें 80 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने आतंकियों पर नहीं बल्कि मदरसों पर और रिहायशी मकानों पर बम गिराए हैं, जिसमें बेगुनाह औरतें और बच्चे मारे गए हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट का असली कारण उसके अपने घर में हो रहे लगातार आतंकी हमले हैं। फरवरी के महीने में पाकिस्तान खून से लथपथ रहा। 6 फरवरी को इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 36 लोग मारे गए और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए। 16 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के बाजौर इलाके में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सिक्योरिटी पोस्ट से टकराई और 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने हमलावर को अफगान नागरिक बताया। 21 फरवरी को केपीके के बन्नू इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित 2 सैनिकों को मार गिराया गया। इन्हीं सिलसिलेवार हमलों से तिलमिलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सीधा प्रहार करने का फैसला किया। सैन्य ताकत का संतुलन किस तरफ जा रहा है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। कागज के शेर बनाम गोरिल्ला युद्ध के उस्ताद, अगर यह जंग लंबी खिंचती है तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? अगर हम केवल सैन्य आंकड़ों और कागजी ताकत पर बात करें तो अफगान तालिबान पाकिस्तान के सामने कहीं नहीं टिकता। हथियारों के जखीरे की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सेना एक आधुनिक फौज है, जिसके पास चीन और अमेरिका से मिले अत्याधुनिक हथियारों का बड़ा अंबार है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान मुख्य रूप से उन हथियारों के भरोसे है जिन्हें अमेरिकी फौज 2021 में जल्दबाजी में वहां छोड़कर चली गई थी। रख रखाव के अभाव में इन विदेशी हथियारों की क्षमता जब काफी घट चुकी है, दुनिया से मान्यता न मिलने के कारण तालिबान नए हथियार खरीद भी नहीं सकता। पाकिस्तान के पास 6000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 4500 के करीब तोपें हैं। तालिबान के पास सोवियत युग के कुछ पुराने टैंक हैं जिनकी सही गिनती उन्हें खुद भी नहीं पता। अब एक बार सैनिकों की संख्या पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास 6 लाख से अधिक एक्टिव जवान हैं, जिसमें थल सेना के 5.6 लाख जवान शामिल हैं। इसके मुकाबले तालिबान के पास लगभग 1,72,000 लड़ाके हैं, जिसमें वे 2 लाख तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा होना अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। वायुसेना और नौसेना की बात कर लेते हैं कि हवा में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान के पास 465 आधुनिक लड़ाकू विमान और 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। वहीं अफगानिस्तान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है, केवल कुछ दर्जन पुराने हेलीकॉप्टर और विमान हैं, जिसमें से कितने उड़ने लायक हैं यह एक रहस्य ही है। नौसेना की जरूरत अफगानिस्तान को है नहीं, क्योंकि वह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड देश है। इन सब के ऊपर पाकिस्तान एक घोषित परमाणु शक्ति है। तो क्या पाकिस्तान ये जंग आसानी से जीत लेगा? रक्षा विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान के मामले में कागजी तुलना हमेशा बेमानी साबित हुई है। ये वही तालिबान है और वही अफगान भूगोल है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को, सोवियत संघ और फिर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तालिबान की असली ताकत गोरिल्ला वॉरफेयर है। वे एक लंबी, थकाने वाली और खर्चीली बॉर्डर और ड्रोन वॉरफेयर लड़ेंगे, जिसका सीधा असर पहले से ही कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। इस
पूरे विवाद की जड़ क्या है? डूरंड लाइन का ऐतिहासिक नासूर है इस पूरे विवाद की जड़। इस झगड़े की बुनियाद रातों रात नहीं पड़ी। इस झगड़े के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और 2600 किलोमीटर लंबी उस सरहद को समझना होगा जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। यह लाइन पाकिस्तान के जन्म से भी पहले से एक नासूर बनी हुई है। 19वीं सदी में जब भारत पर ब्रिटिश राज था, तब अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटेन और रूस के बीच द ग्रेट गेम चल रहा था। अंग्रेजों को डर था कि अगर रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत की तरफ बढ़ा तो उनका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। कई अफगान युद्धों के बाद ब्रिटेन ने वहां अब्दुल रहमान खान को शासक के रूप में बिठाया। अपनी सत्ता सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने एक स्पष्ट सीमांकन तय करने का फैसला किया। 1893 में ब्रिटिश भारत के फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मार्टिमर डूरंड और अफगान शासक के बीच एक समझौता हुआ और इसी इमेजिनरी लाइन को डूरंड लाइन कहा गया। समस्या ये थी कि इस लाइन ने वहां रहने वाले पश्तून समुदाय को बेरहमी से दो हिस्सों में बांट दिया। आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए और आधे ब्रिटिश भारत, जो बाद में पाकिस्तान बना, उसके हिस्से में आ गए। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसने इस लाइन को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने, चाहे वहां कोई भी सरकार रही हो, डूरंड लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। 2017 में पाकिस्तान ने इस सरहद पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू किया, जिसका तालिबान ने 2021 में सत्ता में लौटते ही हिंसक विरोध किया। उनका मानना है कि ये बाढ़ परिवारों को एक ही नस्ल के लोगों को अलग अलग कर देगा, बांट देगा। टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान में पाला हुआ भस्मासुर। इस युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा कारण है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान। पाकिस्तान आज चीख चीख कर कह रहा है कि अफगान तालिबान यानी टीटीपी के आतंकियों को पनाह दे रहा है। कौन दे रहा है? अफगानिस्तान। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान उस जहर का स्वाद चख रहा है जो उसने खुद बोया था सालों पहले। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई अफगान तालिबान और अलकायदा के लड़ाके भागकर पाकिस्तान के फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड तालिबान एरियाज यानी इन क्षेत्रों में छिप गए। वहां पाकिस्तान का नहीं बल्कि कबीलों का कानून चलता है। जब अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी फौज फाटा में घुसी तो वहां के चरमपंथी गुटों ने फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 2007 में मिलकर टीटीपी की स्थापना की। इनका मकसद पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना था। 2014 में पेशावर की आर्मी स्कूल पर हुए विभत्स हमले, जिसमें 100 से ज्यादा मासूम बच्चे मारे गए थे, उस हमले के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन चलाए। लेकिन 2021 में जैसे ही काबुल में अफगान तालिबान की सत्ता लौटी, टीटीपी के हौसले फिर बुलंद हो गए। दोनों की विचारधारा एक है। संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट साफ कहती है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के करीब 6500 लड़ाके खुलेआम रह रहे हैं। अफगान तालिबान अंदर खाने टीटीपी को आतंकी मानता ही नहीं है, बल्कि उन्हें एक सफल मॉडल के रूप में देखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का कोई स्थायी हल नहीं है। वैचारिक रूप से जुड़े ये दोनों धड़े ग्रेटर पख्तूनिस्तान के सपने को जिंदा रखे हुए हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर छापामार और गोरिल्ला हमले और तेज होंगे। अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं ये भी समझ लेते हैं। इस ओपन वॉर ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। भारत की क्या राय है? भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में किए गए ये हमले ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान और रूस का क्या टेक है इस पे? दोनों देशों ने कूटनीतिक तरीकों से विवाद सुलझाने की अपील की है और मध्यस्थता की पेशकश भी की है।
चीन क्या कह रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के सबसे करीबी सहयोगी चीन ने भी इस तनाव पर गहरी चिंता जताई है और बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। बयान तुर्की से भी आया है। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने हालात को काबू में करने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ लंबी फोन कॉल्स भी की हैं। अब बात करते हैं दुनिया की एक और बड़ी खबर की। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन केस एक बार फिर जिन्न की तरह बोतल से बाहर आ गया है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री और पूर्व फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी संसद की एक कमेटी के सामने घंटों तक बंद कमरे में गवाही दी है। गवाही के बाद क्लिंटन ने कहा कि उन्हें जेफरी एप्स्टीन के घिनौने अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप से भी उनके और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। इस मामले में हिलेरी के पति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी 27 फरवरी को कमेटी के सामने पेश होने वाले हैं। पहले क्लिंटन दंपत्ति ने समन का यह कहकर विरोध किया था कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस यानी संसद की अवमानना की कार्रवाई के डर से वे गवाही देने को तैयार हुए। बिल क्लिंटन का कहना है कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद चैरिटी के कामों के सिलसिले में वे एप्स्टीन के संपर्क में आए थे, लेकिन 20 साल पहले ही उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। बता दें कि जेफरी एप्स्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। आज के देश विदेश में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भड़कती ये आग दक्षिण एशिया की शांति के लिए एक खतरा है। हम इस खबर पे अपनी नजरें बनाए हुए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अपनी राय इस पूरे मामले पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। जय हिंद, जय भारत।